Hello everyone, let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please join in and join the diagram. The link is given in the description and the very first word is oversee. Oversee का parts of speech verb है और इसका मतलब होता है किसी चीज की निगरानी करना, उस चीज को मैनेज करना. So oversee means to watch and manage a job or activity. So oversee मतलब किसी चीज को आप देखभाल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है, तो उसी से आपके जो पर्सन है सुपरवाइज करने का मतलब गाइड करना, उसकी देखभाल करना, कंट्रोल करना कि फाइनल आउटपुट कैसा आ रहा है. यहीं से जो सुपरवाइज करते हैं उनकी पोस्ट क्या होती है, सुपरवाइजर की हो जाती है. सेम एज आपका एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रबंधक होते हैं. जो मैनेजमेंट है उसको देखना. चेयर करने का मतलब भी ओवरसी हो जाता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है यहाँ पे. इंस्पेक्ट से ही इंस्पेक्टर, मैनेज और आपका रेगुलेट. डन. जैसे ही पर्सनली ओवरसॉ द डिजाइन ऑफ ऑल द रूम्स, कि उसने पर्सनली सारे जो डिजाइन है, रूम के जो डिजाइन्स हैं उनको उसने खुद से ही देखा था, उनको सुपरवाइज किया था, उनको एडमिनिस्ट्रेट किया था, कंट्रोल किया था, गाइड किया था. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपैट्रिएशन. पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पीछे TION लगा है, नाउन हो गया. और रिपैट्रिएशन का मतलब हो जाता है जिस पर्सन को उसके नेटिव जगह पर वापस भेज देना. अगर हम कंट्री टू कंट्री की बात करें, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका और इंडिया है, तो अभी आप जानते हैं डिपोर्टेशन सिस्टम हुआ था कि जो अमेरिका है उन्होंने इंडिया के या जो बाकी देश के जो भी लोग थे जो इलीगल तरीके से थे उन सब का डिपोर्ट कर दिया था, उनको वापस उन्हीं के कंट्री भेज दिया था. ये भी आपका रिपैट्रिएशन हो गया. आज की क्लास में हम देखेंगे कि जस्टिस का रिपैट्रिएशन मीन्स जो उनका पेरेंट हाई कोर्ट है वहां पर उनको वापस भेज दिया. सो रिपैट्रिएशन मीन्स द रिटर्न ऑफ अ थिंग और अ पर्सन टू इट्स और देयर और कंट्री ऑफ ओरिजिन. तो जहाँ के वो हैं उन्हें वहां पर वापस भेज देना. दे फेस फोर्स्ड रिपैट्रिएशन टू देयर होमलैंड. जैसे अमेरिका है, अमेरिका में जबरदस्ती लोगों को उनके जो नेटिव कंट्री है वहां पर भेज दिया गया था, जिसको डिपोर्टेशन के नाम से आप पढ़ रहे थे. नेक्स्ट वर्ड है मेलाइन. मेलाइन का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड एडजेक्टिव के रूप में होता है. मैंने अभी सारा वर्ब के रूप में रखा है, तो आज इसको वर्ब के रूप में आप लर्न करो. मेलाइन का मतलब होता है किसी चीज को बदनाम करना, ये याद रहेगा. दैट मीन्स बदनाम करने का मतलब ये होता है आप उसके बारे में गलत और अनप्लीजेंट यानी बेकार चीजें आप उसके बारे में बोल रहे हैं, आप उसको बहुत गलत तरीके से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं. सिनोनिम डिफेम. सो डिफेम का उसने डिफेमेशन का चार्जेस मेरे ऊपर लगाए हैं. उसने उसके ऊपर में 200 करोड़ का डिफेमेशन चार्ज लगाया है. सो डिफेमेशन का मतलब क्या हो गया, उसने मेरे को बदनाम किया, मेरी रेपुटेशन को, मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की है. तो अब उसके लिए मुझे वो कंपनसेशन देगा, इतना मुझे पैसे देगा वो. सो डिफेम करना मीन्स बदनाम करना. स्लैंडर, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, डेरोगेट या फिर विलिफाई. डेरोगेटरी कमेंट्स हो जाते हैं जो आपके अपमानजनक होते हैं, निंदनीय होते हैं. सो मेलाइन का मतलब आप वर्ब के रूप में याद रखेंगे, बदनाम करना, किसी के बारे में गलत बातें बोलना, अनप्लीजेंट चीजें बोलना. शी टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेलाइन हिज कैरेक्टर. मान लो कोई लड़की है, उसका लड़का, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन था, अब दोनों का ब्रेकअप हो गया या रिलेशन टूट गया है, तो अब लड़की क्या है, जहां उसको मौका मिलता है वहीं उस लड़के की बदनामी करने लग जाती है. डन. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्करेंस. कॉन्करेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है. इसका मतलब सहमति यानी एग्रीमेंट हो जाता है. सो यूनैनिमिटी, कॉपरेशन. कॉपरेशन भी आप तभी करेंगे जब आप उसकी बात से सहमत हैं. अकॉर्ड, कॉन्कॉर्ड या कंसेंसस, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं. और कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति. जैसे दे रिक्वायर्ड द कॉन्करेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स की दे आएगा यहाँ पे. दे रिक्वायर्ड द कॉन्करेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स मतलब अगर मान लो स्कूल वाले जो हैं वो इंटरनेशनल ट्रिप पर लेके जाना चाहते हैं बच्चों को, तो उनको दोनों पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर दोनों से ही उनको परमिशन लेनी होगी, दोनों की ही वहाँ पे सहमति होना जरूरी है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्ररीनेस. ये जो NES लगा के इसको नाउन बना दिया या फिर ये आर्बिट्ररी हो जाता है. इसका मतलब मनमानी तरीके से जब किसी काम को किया जाता है
उसमें आपको कोई भी प्री प्लानिंग नहीं है, मेरे मन में आया मैंने कर दिया। तो इस डिसीजन को आर्बिट्ररी कहेंगे और NES लगा के इसको नाउन बना दिया। मीन्स द फैक्ट ऑफ नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन अ रीजन बेस्ड सिस्टम और प्लान रेदर बेस्ड ऑन चांस। अब वो बात है ना, वो जो आपने बोला है, जो डिसीजन आपने लिया है, वो किसी भी रीजन के ऊपर, किसी सिस्टम या प्लानिंग के ऊपर में नहीं प्रतीत हो रहा है, बल्कि वो आपका मन किया और आपने उसको वैसे ही ले लिया। जैसे अब आर्बिट्ररीनेस मतलब एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे मन के ऊपर है, मुझे ऐसे इच्छा हुई, मैंने वो काम कर दिया, किसी भी प्री प्लानिंग को वो पार्ट नहीं है। कैप्रिशियसनेस का मतलब ये हो गया फिकल करना, मीन्स बार बार चेंज होना, आपके मन में आया आपने उस डिसीजन को ले लिया। इरेगुलर है वो चीज़, अनप्लान्ड है वो चीज़। सो देयर वॉज आर्बिट्ररीनेस इन द वे एप्लीकेशंस वर प्रोसीड, मतलब जो एप्लीकेशंस थी उनको जिस तरीके से डील किया गया था वो मनमाने तरीके से किया था, उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, अपने मनमाने तरीके से डील किया गया था। किसको किस तरीके से क्या करना है वो सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड था, कोई उसका प्री प्लान्ड ऑर्डर नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनक्लियर। एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसा है, अनक्लियर है। सो एम्बिगुअस मीन्स हैविंग और एक्सप्रेसिंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग समटाइम्स इंटेंशनली। तो आपकी जो बात बोली है उसके आपके एक से ज़्यादा मीनिंग है, मतलब वो बात अनक्लियर है। अनक्लियर बातों के ही तो मीनिंग समझ में नहीं आते ना, और कभी कभार जानबूझकर लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो एम्बिगुअस स्टेटमेंट वेग है, वेग मतलब अनक्लियर है। इक्विवोकल है, एमबी का मतलब भी बोथ हो जाता है कि आप दोनों बात बोल रहे हैं, आप हाँ भी बोल रहे हैं, आप ना भी बोल रहे हैं, तो आपका स्टेटमेंट अनक्लियर है। इक्विवोकल, इक्वी का मतलब बोथ हो गया और वोकल का मतलब वॉइस हो गया, तो आपकी वॉइस दोनों तरफ से ही आ रही है, हाँ की तरफ से भी ना की तरफ से, दो पार्टियों में कॉन्फ्लिक्ट है और आप दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यानी आप इक्विवोकल हैं, आप एम्बिगुअस हैं। अगर यहीं पे हम अनएम्बिगुअस लगा देंगे या अनइक्विवोकल हो जाएगा, इसका मतलब वो बात एकदम क्लियर है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब भी अनक्लियर है, वो बात कुछ समझ में नहीं आ रही और उसके डबल मीनिंग्स हैं। His reply to my question was somewhat ambiguous। तो जो उसका रिप्लाई था मेरे क्वेश्चन को लेके वो काफ़ी हद तक एम्बिगुअस था, वो अनक्लियर था, वो समझ नहीं आया कि वो मेरा सपोर्ट कर रहा था या मान लो कोई आपने बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए आप दे देंगे क्या, तो उसका जो आंसर था वो एम्बिगुअस था। मीन्स मुझे क्लियर नहीं है कि वो हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है दंड देने के मकसद से, ठीक है। सो प्यूनिटिव एक्शंस कैसे एक्शंस हो जाते हैं, वो एक्शन जिनमें आप दूसरे इंसान को दंड देना चाहते हैं, यानी आप उससे रिवेंज लेना चाहते हैं। सो इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के रूप में आपने वो काम कर रहे हैं। सो पनिशिंग, रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी का मतलब बदला लेना वाला हो गया, रिवेंजफुल एंड रिटेलिएटिव। सो प्यूनिटिव एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। तो अगर आप ऑफेंड करते हैं, अगर आप कोई काम गलत करते हैं तो आपके खिलाफ दंडनात्मक एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब यहाँ पे हम याद रखेंगे किसी जब बिल है उसको पास करके लॉ बना देना, दैट मीन्स उसको पास कर दिया, अप्रूव, उसको वैलिडेट, लीगलाइज और लेजिस्लेट, डन। जैसे द लॉ वॉज फाइनली इनैक्टेड टुडे, कि फाइनली आज लॉ को पास कर दिया गया, आज लॉ फाइनली इंट्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब विवाद हो जाता है, पीछे ION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। और जैसे मैंने आपको बोला विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुइंग, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, एक्रीमनी, एनिमिटी, तो आपका कंटेंशन हो जाएगा, इलविल हो जाएगा, बैड ब्लड है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंशन अबाउट द इशू, इस बात को लेके बहुत ज़्यादा विवाद है, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। लास्ट वर्ड है आज की क्लास का स्टॉल। इसका मतलब हो जाता है जब हम दूसरा मीनिंग वर्ब के फॉर्म में, एक इसका मीनिंग होता है किसी एक्शन को, किसी काम को
किसी पर्सन को आप रोक रहे हैं, आप उस आंसर को देने को आप अवॉइड कर रहे हैं, और यू आर डूइंग व्हाट, यू आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, कि आगे बढ़ने से आप अपने आप को या उस इंसान को आप क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या तो आप देरी कर रहे हैं या आप अवॉइड कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्ट करना मीन्स बाधा डालना, इम्पीड, हैम्पर, इनहिबिट, होल्ड बैक और डीले सारे एक ही सिनोनिम मीनिंग हो जाते हैं। इसका मतलब रोकना, देरी करना, बाधा डालना। जैसे सी स्टॉल्ड हिम फॉर सम मिनट्स, मतलब कुछ मिनट्स के लिए उसने उसको क्या कर दिया, डिले कर दिया, उसको रोक दिया। डन। सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। सो नाउ लेट्स सी द आर्टिकल। आर्टिकल इज व्हाट आर द रूल्स ऑन जुडिशियल ट्रांसफर। सो आर्टिकल में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और इसकी हेडलाइन क्या है, व्हाट आर द रूल्स ऑन जुडिशियल ट्रांसफर, मतलब जो जजेस होते हैं उनके ट्रांसफर को लेके क्या नियम हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रूल्स है, और रूल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने आर यहाँ पे लगाया है। हम जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमने वर्ब यहाँ पे आगे लगा दी है, और ये क्योंकि क्वेश्चन एक स्टेटमेंट वाला है, ये क्वेश्चन यस या नो का नहीं है, इसीलिए हमने एक WH वर्ड आगे लगा दिया है। सो व्हाट आर द रूल्स ऑन जुडिशियल ट्रांसफर। डन। अब देखते हैं, व्हाई हैज जस्टिस यशवंत वर्मा बीन ट्रांसफर्ड टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो व्हाई हैज जस्टिस यशवंत वर्मा बीन ट्रांसफर्ड, कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया गया। ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने खुद से ट्रांसफर नहीं किया है, किसी और के द्वारा उनका ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पैसिव हो गया, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। जो यहाँ पे ये जस्टिस यशवंत वर्मा जो सब्जेक्ट है ये ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, किसी और के द्वारा इनके ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस पैसिव है। क्वेश्चन पूछा गया है तो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लगाई है, बीन आ गया, और उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, why is there a recommendation that parliament establish a judicial council to oversee appointments and transfer। ऐसी रिकमेंडेशन क्यों आ रही है कि जो पार्लियामेंट है उसको इस्टेब्लिश करनी चाहिए एक जुडिशियल काउंसिल। ओवरसी करने का मतलब देखना, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ट्रांसफ़र है, उन चीज़ों को लेके जुडिशियल काउंसिल बनाने के लिए रिकमेंडेशन क्यों आ रही है। एंड व्हाई वाज द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको कैंसिल कर दिया, उसको रिपील कर दिया, उसको इनवैलिडेट कर दिया, उसको इलीगल बना दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको एब्रोगेट। सो जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल कमीशन एक्ट है उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया था। आज की क्लास में ही हम लोग जो आपके 3 जजेस केसेस हैं उनके भी बारे में स्टडी करेंगे, फिर आपका ये NJAC है क्या उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास रहने वाली है। तो अभी तक स्टोरी क्या हुई है, किस रिलेटेड में ये आर्टिकल है वो देख लेते हैं। ऑन March 28 यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड the repatriation of Justice Yashwant Verma to his parent High Court in Allahabad, where he had previously served as a judge। तो मार्च 28 को जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात का मतलब लोगों को बताया कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, आप इनके बारे में जानते ही होंगे, ये बहुत कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि इनके घर पे जब 14 मार्च को आग लग गई थी, और जब वहाँ पे आग बुझाने के लिए गए थे तो वहाँ पे इनके स्टोर रूम में जहाँ जो इनका ऑफिस भी था उसमें 15 करोड़ कैश मिला था जलता हुआ, उसी से बातें उठी हैं। तो उसी चीज़ को लेके फिर 28 मार्च को क्या किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, रिपैट्रिएशन ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा टू हिज पेरेंट हाई कोर्ट इन इलाहाबाद। रिपैट्रिएशन मतलब घर वापसी, आप समझ लो कि जहाँ उसका ओरिजिन है, जहाँ बर्थ हुआ है, उसको वापस वहाँ भेज देना। तो जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस, अभी वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, और उनको दोबारा से उनका जो पेरेंट हाई कोर्ट है इलाहाबाद वहाँ पे भेज दिया गया। वेयर ही हैड प्रीवियसली सर्व्ड एज अ जज, जहाँ पर उन्होंने मतलब पहले भी जज की तरह
काम किया है। डिसीजन कम्स amid allegations that charred currency notes were discovered from his residence after the fire। और ये डिसीजन कब आया उनका रिपैट्रिएशन का, जो ये एलिगेशन जो आरोप लग रहे हैं उस दौरान में आया। चार्ड का मतलब एकदम आग से कोई चीज जब बुरी तरह जल जाती है तो उनके घर से जो करेंसी मिली थी यानी जो पैसे मिले थे जब उनके घर पे आग लग गई थी तो उसके बाद ये डिसीजन आया। और जो उनका ट्रांसफर है, हिज ट्रांसफर वाज प्रपोज्ड आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय सॉट एन इन हाउस इंक्वायरी इनटू द मैटर। और ये डिसीजन ये कब आया, जब जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DK उपाध्याय, मतलब जब आग लगी तो जो वहाँ पे आपके जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने ये बात दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको बताई, उन्होंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की और फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने CGI को बोली और उन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें और एक्स्ट्रा डीपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उसी के बाद में ये प्रपोज किया गया कि इनको वापस इन्हीं के जो पेरेंट कोर्ट है वहाँ पे भेज देना चाहिए। हाउएवर लेकिन जो जस्टिस वर्मा है उन्होंने डिनाई किया द एलिगेशन, जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उसको उन्होंने डिनाई किया। और वो क्या बोल रहे हैं आरोपों को कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, मतलब ये साजिश है उनको बदनाम करने की। कॉन्स्पिरेसी टू मलाइन का मतलब किसी को बदनाम करना, मलाइन का मतलब ये हो जाता है बदनाम करना। अब देखते हैं हाउ आर हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर। ये एक हमें बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफर कैसे किया जाता है, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। तो जो आर्टिकल 222 का क्लॉज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है प्रेसिडेंट को इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्ट करना मतलब किसी से आप बातचीत कर रहे हैं, जैसे यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए, डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है और उनको चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, ठीक है, उनसे बातचीत करनी है कि कैसे हमें ट्रांसफर करना है। सो टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो अल्टीमेट पावर किसके पास में है, आपके प्रेसिडेंट के पास में है, उनको सिर्फ CGI से कंसल्ट करना है, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलरली थ्रू 3 रूलिंग नोन एज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जज केसेस। अब इसी चीज को यही जैसे कि क्या है कि जो प्रेसिडेंट के पास में अल्टीमेट पावर हो गई, उनको तो CGI से कंसल्ट करना है। तो अब ये कंसल्ट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसी के ऊपर में लेके ये फर्स्ट केस बना, फर्स्ट केस को लेके ही सेकंड केस बना और फिर सेकंड केस को और ज्यादा एक्सपेंड करते हुए थर्ड केस बना। तो अब आपको समझ में आया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पावर है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास अल्टीमेट पावर है, उनको CGI से सिर्फ कंसल्ट करना है, लेकिन अल्टीमेट पावर अगर उनका डिसएग्रीमेंट होता है CGI के साथ में तो अल्टीमेट पावर किसके पास में है, आपकी प्रेसिडेंट के पास में। यहीं से आपका फर्स्ट केस भी पैदा होता है। सो फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट जज केस क्या होता है, SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1981। तो फर्स्ट रूल आपका जज केस होता है SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981। अब इसमें क्या है, आपने ऊपर देखा कि जो अल्टीमेट पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास में थी, CGI से सिर्फ कंसल्ट करना था। अब यहाँ पे बात उठती है कंसल्ट एंड कॉन्करेंस को लेके। कंसल्ट का मतलब बातचीत करना, लेकिन क्या वो बात को मानना कंपलसरी है, मतलब क्या उस बात को आपको अगर वो सहमत नहीं हो रहे हैं तो क्या हम उन्हीं की बात के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसी को लेके बात उठती है। देखो commonly referred to as the first judge case, the Supreme Court held consultation with CGI did not necessitate concurrence, thereby affirming the executive primacy in judicial appointment and transfer। अब इस लाइन को रुकते हैं। बात ये उठती है कि जो कंसल्टेशन है और जो कॉन्करेंस है, कॉन्करेंस का मतलब क्या हो जाता है कि आपको हमारी बात माननी ही होगी। तो उसमें बोलते हैं कि आप जो CGI से कंसल्ट कर रहे हैं आपकी मर्जी है कि आप उनकी सहमति से करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, CGI जिस पर्सन को रिकमेंड कर रहे हैं या जिसके बारे में वो मना कर रहे हैं
लेकिन आपको लगता है कि नहीं, प्रेसिडेंट को लगता है कि हमको यही करना होगा, तो उनकी बात को यानी सीजीआई की बात को मानना उनके लिए जरूरी नहीं है। तो फिर भी अल्टीमेटली पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास में ही रही। यही था फर्स्ट आपका केस। उन्होंने कंसल्टेशन और कॉन्करेंस के ऊपर ही बात की थी, यानी सीजीआई को द कंसल्टेशन, जो कंसल्टेशन है सीजीआई के साथ में, वो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंस है, कि मतलब कंसल्टेशन कॉन्करेंस नहीं है, माननी है तो मानो, नहीं माननी तो नहीं मानो। इसीलिए जो आपकी ये बात और किस बात पे जोर देता है कि जो मेन पावर है वो किसके पास रहती है, एग्जीक्यूटिव यानी कि आपकी प्रेसिडेंट के पास रहती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर को लेके। लेकिन अब ये बात नहीं हुई, उसके बाद में दोबारा इसी बात को लेके आ गया। दूसरा रूल क्या बनता है कि ये जो पोजीशन है कि प्रेसिडेंट ही हैं जो इस बात को रखेंगे, सीजीआई अगर कोई बात कंसल्ट कर रहे हैं, उनको नहीं माननी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा जज केस आता है वो इस फर्स्ट जज केस को ओवरटर्न करता है, मतलब उसको कैंसल कर देता है। अब वो कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। 1998 में आपका फर्स्ट जज केस आया था, जिसमें वो कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस के बीच का डिफरेंस कर देते हैं कि कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्फ्रेंस। एंड उसके बाद सेकंड जज केस आ जाता है आपका, जिसमें वो देखो क्या बोलते हैं, पहला तो यही चेंज हो जाता है कि वेयर द, सबसे पहले क्या होता है, वेयर द कोर्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द कॉलेजियम सिस्टम। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट रूलिंग में क्या था कि अल्टीमेट पावर प्रेसिडेंट के पास थी, लेकिन सेकंड में क्या होता है, अब पावर पहुंच जाती है सीजीआई के पास में। लेकिन अकेले सीजीआई के पास में नहीं, एक सिस्टम बना देते हैं और उसमें होता है, वहां से आपका शब्द आता है निकल के कॉलेजियम। कॉलेजियम का मतलब ये होता है, जो आपका सेकंड वाला केस होता है उसमें एक आपके चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा दो और सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये तीनों लोग मिलके बनाएंगे कॉलेजियम सिस्टम। अब ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन किसका कहाँ अपॉइंटमेंट होगा और कहाँ पे ट्रांसफर होगा। अब आपके मन में आएगा कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। प्रेसिडेंट तो बाउंड है, उनको तो बात माननी ही पड़ेगी, वो उनको बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेकंड जज केस होता है वो कंप्लीटली फर्स्ट जज केस को नलीफाई कर देता है। वो वहां पे एक सिस्टम लेके आते हैं, उसका नाम होता है कॉलेजियम। वो उसमें होता है दो सीनियर मोस्ट जज और एक सीजीआई। इन तीनों की सहमति से जिस पर्सन को ये लोग अपॉइंट करना चाहेंगे, ट्रांसफर करना चाहेंगे, फिर ये उसके बाद कहाँ चला जाएगा, देखो दिया हुआ है। The ruling established that in the event of disagreement between the president and the CGI, अगर सपोज करो कि अब प्रेसिडेंट जो है वो इन लोगों की बात को नहीं मान रहे हैं, तो अब यहाँ पे बात किसकी मानी जाएगी, द लेटर कौन है यहाँ पे, सीजीआई वुड प्रीवेल, द ओपिनियन ऑफ सीजीआई वुड प्रीवेल। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो फर्स्ट जज केस है उसको कंप्लीटली ओवरटर्न कर दिया। डन है। मोर इम्पोर्टेंटली द कोड अंडरस्कोर करना मतलब किसी बात को हाईलाइट करना, उस पर जोर देना। द जुडिशियल ट्रांसफर्स मस्ट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और इसके साथ में जब वो अपना बात बोल रहे होते हैं तो वो बोलते हैं जो ट्रांसफर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, जनता की भलाई में होने चाहिए, और जो जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। जो अब ये सेकंड जज केस जिन्होंने सुनाया था, उन जस्टिस का नाम था जेएस वर्मा, हु ऑथर्ड द जजमेंट। उन्होंने आगे फर्दर मींस आगे एडिशनली उन्होंने और किस बात को क्लैरिफाई किया, दैट द सीजीआई मस्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, relevant Supreme Court judges, and at least one senior High Court judge or any other individual whose views are deemed मतलब considered significant, including two senior member of the bar, were appropriate। ठीक है, तो जस्टिस जेएस वर्मा जिन्होंने ये जजमेंट सुनाया था, उन्होंने आगे क्या क्लैरिफाई किया कि जो सीजीआई हैं उनको और किन से कंसल्ट करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ जिस हाई कोर्ट में उस पर्सन का ट्रांसफर हो रहा है या उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है। ठीक है, उसके साथ साथ में रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए, कम से कम एक सीनियर हाई कोर्ट जज हो। ठीक है, और ये सब चीज़ें उन्होंने बोला कि इन लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनकी जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनको कंसीडर करना।
कोर्ट ने और आगे क्या आपका तर्क दिया था, दैट इन्वॉल्विंग मल्टीपल जजेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सर्व एज एन इनहेरेंट सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। उन्होंने क्या बोला कि जब कोर्ट ने और क्या बोला कि अगर आप ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मतलब ज़्यादा जजेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी मनमानी पर नहीं होगा और आप आर्बिट्ररी का मतलब क्या होता है कि अपनी तरफ से आपको मन में जो आया वो कर दिया, तो इससे ये चीज भी रुकेगी। Consequently, it limited judicial review of transfer decisions, asserting that such matters should remain insulted from legislative debates. इसके साथ में उन्होंने जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ ट्रांसफर है उसको क्या कर दिया कि ये जो बातें हैं ये लेजिस्लेटिव डिबेट से इन बातों को दूर रखना चाहिए, इन बातों के ऊपर में लेजिस्लेटिव डिबेट नहीं होना चाहिए। नोटेबली द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द जज कंसेंट इज नॉट अ प्रीरिक्विसाइट फॉर आइदर एन इनिशियल और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। इसके साथ साथ में कोर्ट और क्या बोलता है कि जो जिस जज का ट्रांसफर हो रहा है उसकी कॉन्सेंट का मतलब कि हाँ या ना, उसकी अग्रीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। प्री रिक्विसाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जिस जज का ट्रांसफ़र हो रहा है उसकी कॉन्सेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसके ट्रांसफ़र को लेके। ये तो हमारे दो जजेस का केस था। थर्ड जज केस में क्या होता है, जो कॉलेजियम सिस्टम में दो लोग इन्वॉल्व थे, सीजीआई प्लस आपका दो सीनियर मोस्ट जज, अब उसी कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया। अब उसके अंदर में टोटल 5 लोग हो जाते हैं, एक आपके सीजीआई, उसके बाद में 4 सीनियर मोस्ट जजेस। यही होता है आपका थर्ड जज केस। इसमें क्या बोलते हैं, इट फर्दर रिफाइन, मतलब उसको और अच्छा बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं कॉलेजियम सिस्टम को। मैंडेटिंग द ट्रांसफर रिकमेंडेशन बी मेड बाय सीजीआई इन कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर मोस्ट जज। अब इसमें कितने मेंबर हो गए, 5 लोग हो गए। और अब 5 लोग हैं तो अगर मान लो कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस है ना, अगर उन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई 2 अगर जज भी उस पर्सन के अपॉइंटमेंट को लेके या ट्रांसफर को लेके सपोर्ट में नहीं है तो सीजीआई उसका नाम रिकमेंड नहीं कर सकते। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि 4 में से 3 लोग सपोर्ट होने चाहिए प्लस सीजीआई, तभी वो, मतलब 3 लोग सपोर्ट में है तभी वो नाम सीजीआई आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। It required inputs from Supreme Court judges who had previously served in the High Court from which the judge has been transferred. इसके साथ साथ में आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में जज का रोल प्ले कर रहे हैं और पहले वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, उनसे भी आपको बात करनी होगी जिस पर्टिकुलर कोर्ट में आप उनको भेज रहे हैं, है ना। फॉलोइंग, अब कॉलेजियम की जो बात हो गई रिकमेंडेशन के बाद, अब वो जो नाम है वो लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, वो फिर प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वो आगे रिकमेंडेशन कहाँ चली जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। और आप ये चीज़ सोचिए कि प्रेसिडेंट को ये चीज़ अप्रूव करनी ही होगी, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, इसमें बस ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसको रिकंसीडर करने के लिए भेज दें, और अगर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इन्होंने दोबारा से उसी नाम को भेज दिया, देन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन और टू अप्रूव दैट नेम। उसके बाद में वो अप्रूव्ड हो गए, फिर वो ट्रांसफर जो है वो फॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, और वो जो जज हैं वो अपनी ऑफिस में आ जाएंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन संभाल लेंगे। तो एक बार हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं तीनों जज केस क्या हुआ था। फर्स्ट जज केस आपका कंसल्टेशन वर्सेस कॉन्करेंस मान लेते हैं। तो इसमें बोला कि हाँ, अल्टीमेट पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास में ही है, सीजीआई का सिर्फ कंसल्टेशन है, कॉन्करेंस वाली बात नहीं है। सेकंड जज केस जो है वो पूरी तरीके से फर्स्ट जज केस को खत्म कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, कंसल्टेशन कंकरेंस नहीं है, दोनों में अगर विवाद हो रहा है प्रेसिडेंट और सीजीआई के बीच में तो बात सीजीआई की मानी जाएगी। और ये जो सीजीआई है यहीं से एक शब्द आ जाता है कॉलेजियम, पहली बार आपका आता है ये 1993 का जो सेकंड जज केस होता है उसमें ये रखते हैं 2 लोग, मतलब सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। और पावर किसके पास आ जाती है, सीजीआई के पास। इसके बाद में थर्ड जज केस को कॉलेजियम सिस्टम को और एक्सपेंड कर दिया जाता है, और जो आज तक जो हम लोग
जो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र है जुडिशियल सिस्टम का, वो इसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं प्लस आपके CGI होते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं वो तो बाउंड है अपना वो बात अप्रूव करने से, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्या हो रही है। व्हाट आर द क्रिटिसिज्म? देखो, रिसेंट रिपोर्ट आई, एक जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल कमीशन है ऑफ ज्यूरिस्ट, रेज उन्होंने सीरियस कंसर्न उन्होंने उठाया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके इंडिया में। और उन्होंने क्या बोला है, ग्रोइंग एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट। अभी भी आपने देखा जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें आपको अपॉइंटमेंट्स को लेके एकदम अनक्लैरिटी है, किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी। अब तो वो सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के ऊपर में है, तो ये एक नेपोटिज्म को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, करप्शन को भी बढ़ावा देता है, और इससे पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चलता है किन प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद में वीक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। और उन्होंने क्या हाईलाइट किया था ये रिपोर्ट ने, दैट जुडिशियल ट्रांसफर कैरिड आउट विदाउट द अफेक्टेड जज कंसेंट आर ऑफन जस्टिफाइड ऑन अनएम्बिगुअस ग्राउंड सच एज पब्लिक इंटरेस्ट एंड द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जैसे आपने देखा कि ट्रांसफ़र किस बेसिस पे होना चाहिए कि पब्लिक का फ़ायदा है, और जो जस्टिस है, जो न्याय है, उसको देने में कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई, बट इसको डिटेल में तो बताया ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या बता रहा है, ये अनएम्बिगुअस है। ये चीज़ें क्या है, सॉरी अनएम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुअस है। अनएम्बिगुअस तो मतलब क्लियर हो जाता है, एम्बिगुअस है मतलब ये चीज़ें तो क्लियर हैं, कुछ ग्राउंड्स तो हमें समझ में ही नहीं आया, ये तो क्लियर नहीं है ये बात, तो ये तो आपका इक्विवोकल हो गया है, कैसे क्लियर होगा। उसके बाद में रिपोर्ट नोटेड मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश लेजिटिमेट ट्रांसफर फ्रॉम प्यूनिटिव एंड रिटेलिएटरी एक्शंस। और अब जैसे कि क्या है कि जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो उन्हीं 5 जज हैं उसमें इन्वॉल्व, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, पब्लिक का कोई रोल नहीं है। तो ये जो ट्रांसफ़र हैं ये तो क्या ये प्यूनिटिव हो सकते हैं, रिटेलिएटरी हो सकते हैं, मतलब क्या ये सिर्फ बदले की भावना से भी तो हो सकता है ना, कि इससे हमारी नहीं पट रही है, ये बंदा सही नहीं है, ये हमारे सिस्टम में हमारी बात नहीं मान रहा है तो इसको यहाँ से निकाल दो। तो ये प्यूनिटिव हो सकता है, रिटेलिएटरी हो सकता है ना। एंड टू मिटिगेट करना मतलब किसी चीज़ को कम करना, आसान बनाना। तो मिटिगेट दीज कंसर्न्स, अब ये जो चिंताएं हैं इसको कम करने के लिए जो आपका ये ICJ है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि पार्लियामेंट को एक जुडिशियल काउंसिल बनाना चाहिए जो ओवरसी करे, जो मतलब देखे, देखभाल करे अपॉइंटमेंट्स को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके जो क्राइटेरिया हैं वो पहले से ही निर्धारित होने चाहिए। मतलब उसमें आपको कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जिस बेसिस पे ही आपका ट्रांसफ़र हो, अपनी मनमानी तरीके से ना हो। ठीक है, डन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपन टू द NJAC एक्ट। अब जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है उसको क्या हुआ था अब हम जानते हैं। टू एड्रेस कंसर्न्स, अब ये जो चिंताएं हैं इसको एड्रेस करने को लेके, इसको देखने को लेके, जो ओवर द कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम में जो ओपेसिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो अनक्लैरिटी है, इसी चीज़ को डील करने को लेके जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने 2014 में एक कंप्लीट रिफॉर्म लाए और उन्होंने एक नई बॉडी बना दी, मतलब किस चीज़ को लेके, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेके। और अगस्त में पार्लियामेंट ने इनैक्ट कर दिया, मींस उस बिल को पास करके लॉ बना दिया गया। कब enacted the Constitution Act 2014 99th अमेंडमेंट, एंड और क्या बन गया, नेशनल आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 आपका पास हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट में। Establishing an independent body to replace the collegium system for appointing judges to the Supreme Court and High Court. तो अब आपका अगस्त 2014 में NJAC आपका पास हो गया, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी और इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया।
उसकी तरफ उसके प्लेस पे NJAC आ गया। अब ये अपॉइंट करेगा जजेस को और ट्रांसफर करेगा जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है। NJAC was to be chaired by CGI and include 2 senior most Supreme Court judge। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि NJAC के अंदर मेंबर कौन कौन थे। कॉलेजियम तो पता है कि सीनियर आपके CGI के साथ साथ में सीनियर मोस्ट जजेस थे 4। इसमें देखो क्या रहेगा, तो NJAC के अंदर क्या क्या रहेगा। पहले इसका था कि इसमें जो जुडिशरी है उसके साथ साथ में इसमें एग्जीक्यूटिव को ऐड करो ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव हो सके। तो अब इसमें क्या हुआ था कि आपके देखो पहले तो CGI रहेंगे, एक मेंबर ये हो गए, दूसरे नंबर पे 2 आपके सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है। सो आपके सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, कितने थे, इनकी नंबर कितनी थी सीनियर मोस्ट जजेस की, 2। तो टोटल मेंबर अभी तक 3 हो गए। इसके अलावा किसको जोड़ लिया गया था, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं उनको जोड़ लिया गया था। ये हो गए यूनियन के, ठीक है, जो यूनियन के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं उनको जोड़ लिया गया। उसके अलावा 2 और आपके एमिनेंट यानी कि आप समझ लीजिए पावरफुल एंड फेमस लोग होंगे। अब ये जो 2 अलग से लोग हैं, ये तीनों, अगर ये 2 लोग थे, ये एक है, तो ये जो 3 लोग हो गए ये आपके मान के चलो आप एग्जीक्यूटिव की तरफ से हो गए, ये नॉन जुडिशियरी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये लोग भी यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे ये भी 3 हो गए। और ये जो 2 पर्सन हैं इनको कौन अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, CGI अपॉइंट करेंगे और इसके साथ में लीडर ऑफ द ओपोजिशन, ठीक है। तो ये 4 तो क्लियर हैं, CGI, सीनियर मोस्ट जजेस एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर यूनियन, तो ये तो क्लियर हैं। बट इसके साथ साथ में जो ये 2 लोग हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर, CGI प्लस आपके लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है। अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं है तो जो सिंगल पार्टी के लीडर हैं वो इनको अपॉइंट करेंगे। और उसमें से एक और चीज बात दी गई थी, जो इसमें से एक पर्सन होगा वो या तो SC कास्ट से या ST से और या फिर वो महिला होनी चाहिए। तो इससे क्या है कि जो आपकी कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर में जो आरोप लगता था कि इसके अंदर में जेंडर आपका डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया कि जो 2 लोग होंगे वो आपके क्या रहेंगे, वो SC ST या वुमेन कैटेगरी से ही होंगे। इनको प्राइम मिनिस्टर, CGI प्लस लीडर ऑफ ओपोजिशन मिलके चुनेंगे। इसमें ऐसे था। और जो ये 2 पर्सन हैं इनको दोबारा से रीनॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका NJAC, इसको टोटल मिला के आपका ये सिस्टम बना था, ठीक। और इसको चेयर कौन करेंगे, आपके CGI, ठीक है। तो हमने देख लिया इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, एक यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, 2 आपके एमिनेंट सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे जिनको नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, वो पैनल जिसमें आपके CGI, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन रहने वाले हैं लोकसभा के, ठीक है। While the other had to belong to the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes or to be a women। ये हमें यहाँ तक समझ में आया, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। द अमेंडमेंट, ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, विटनेस्ड रेयर पॉलिटिकल यूनानिमिटी मतलब जो एकजुट हो जाते हैं लोग, पासिंग इन पार्लियामेंट विद नियर कंप्लीट consensus with the sole dissent from veteran jurist Ram Jethmalani and was subsequently ratified by 16 state legislatures। अब ये जो अमेंडमेंट पास हुआ था इसमें आपको ऑलमोस्ट यूनानिमिटी थी, क्योंकि आप जानते हैं NDA गवर्नमेंट आपकी बहुमत में थी, मेजॉरिटी थी, तो जो बिल है वो पास हो गया। और इसमें एकदम आपका सब लोग ऑलमोस्ट कंप्लीटली अग्री कर रहे थे इस बात से, सिर्फ एक पर्सन थे जो इस बात से डिसएग्री कर रहे थे। डिसेंट मतलब जो डिसएग्री कर रहे थे वो थे वेटरन, मतलब जो बहुत लंबे समय से आपके एक फील्ड में काम करते आ रहे हैं, वो है राम जेठमलानी। ये इस बात के इसको मतलब क्या कर रहे थे, इसके विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब क्योंकि यूनानिमस था, सब लोग एकजुट थे, तो इस लॉ को पास कर दिया गया। हाउएवर, लेकिन विद इन डेज ऑफ इनैक्टमेंट, जैसे ही ये कुछ ही दिनों में, जब इस लॉ को पास हुए कुछ ही दिन हुए थे,
तो लॉ वॉज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब लॉ को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और इसका प्राइमरी कंटेंशन मतलब इसका मेन विवाद जो था वो वीटो पावर, जो वीटो पावर दी गई थी आपके 2 डिसेंटिंग NJAC मेंबर्स, पोटेंशियली अलाउइंग द लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट मेंबर्स टू ओवरराइड द जुडिशरी मेजॉरिटी विद इन द कमीशन। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और उनकी प्राइमरी की जो कंटेंशन का मतलब विवाद, डिसएग्रीमेंट जो था, जो वीटो पावर को लेकर था, जो आपके लॉ मिनिस्टर या जो 2 मतलब सिंपल ये मतलब था कि अब यहाँ पे लॉ मिनिस्टर हैं, 2 नॉन जुडिशरी लोग हैं, तो ये लोग आपस में मिलके जो जुडिशियल लोग हैं, मतलब जो CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज हैं, उनकी बात को लेके ये ना माने, तो यहाँ पे तो जुडिशरी की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। तो इस चीज को लेकर में यहाँ पे विवाद था। ठीक है, October 16, 2015, 5-judge bench ruled with 4:1 majority that NJAC was unconstitutional and violated the basic structure of the Constitution. अब जब ये आपका आप जानते हैं अगस्त 2014 में NJAC को इनेक्ट किया गया, और फिर 16 अक्टूबर 2015 को जो 5-जज बेंच थी, जिसमें से 4 लोग सपोर्ट में थे, एक जो जज थे वो इस चीज़ के सपोर्ट में नहीं थे। अब 4 लोग सपोर्ट में हो गए तो उस बात को मान लिया गया कि, और इसको क्या बोल दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसी का ये उल्लंघन कर रहा है। बेंच ने अंडरस्कोर करना मतलब किसी बात को हाईलाइट करना। उन्होंने किस बात को हाईलाइट किया? जो वीटो पावर दी गई थी लॉ मिनिस्टर के पास में, या जो नॉन जज मेंबर हैं, as against a Supreme Court judge who is a member of the collegium may involve interference with the independence of the judiciary। तो उनका कहना था कि जब एग्जीक्यूटिव इसके अंदर आ जाएगा तो वो हमारी जो जजमेंट है उसको हैम्पर करेंगे, उसके प्रोसेस को हैम्पर करेंगे, और अगर हम उनके हिसाब से जजमेंट नहीं देंगे तो चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। ये सब बातें उन्होंने रखी और इसको नलीफाइड कर दिया। हाउएवर जो एक अकेले जैसे 4:1 की रेशियो में थे, तो वो अकेले लॉयर कौन थे जो इस बात से सहमत थे कि नहीं NJAC होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है? वो थे जस्टिस चेलामेश्वर। उन्होंने क्या बोला? असाइड फ्रॉम ओकेजनल लीक्स the collegium record remained absolutely beyond the reach of any person, including judges of this court who are not lucky enough to become the Chief Justice of India। तो उनका कहना था कि बिसाइड मतलब अगर हम कभी कभार कोई चीज़ लीक हो जाती हैं उसको साइड में रख दें, तो जो कॉलेजियम जो रिकॉर्ड है, मतलब किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं सुप्रीम और हाई कोर्ट के अंदर में, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ये जो रिकॉर्ड है ये एब्सोल्युटली हमारी किसी भी इंसान की रीच से एकदम दूर रहता है। इवन जो उस कोर्ट के जज हैं उन तक ये बात नहीं पता चलती है। अगर वो लकी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, तो उनको कॉलेजियम में उन्होंने क्या डिसीजन लिया उन तक कभी ये बात पहुंच नहीं पाती है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत प्रॉब्लम है, और इसी के साथ में वो लोग आर्बिट्ररी तरीके से यानी अपने मनमानी तरीके से ही डिसीजन ले रहे हैं। इसीलिए कॉलेजियम को हटा के आपका NJAC को ही रखना चाहिए। अब हमारी बात किसको लेके हो रही थी? जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, तो उन्हीं को लेके शुरुआत हुई और उन्हीं को लेके हमारा खत्म भी होगा आज का पैसेज। तो देख लेते हैं आगे क्या है। तो जस्टिस वर्मा's ट्रांसफर सीम्स इंटेंडेड टू अवॉइड एन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेयर्स इन दिल्ली। तो अब जो जस्टिस यशवंत वर्मा का जो ट्रांसफ़र है जो आपके प्रयागराज के हाई कोर्ट में किया गया है, वो कैसा प्रतीत हो रहा है? अवॉइड करना मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना, उस चीज़ को टालना। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पेस का मतलब एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा है दिल्ली के में, उस चीज़ को टालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो 3rd सीनियर मोस्ट जज हैं और वो मेंबर हैं बोथ द हाई कोर्ट कॉलेजियम एंड सेवरल की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ के। तो आप समझ सकते हैं इस केस की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है, सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है, कि जिस पर्सन के घर से इतने ज़्यादा मात्रा में पैसा मिला है,
वो पर्सन कोई छोटे मोटे जज नहीं, वो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं और ये कॉलेजियम सिस्टम का वो पार्ट है, और इसके साथ में जो बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़ हैं उनके भी वो आपके पार्ट हैं। अब क्या बोला है, हिज कंटिन्यूड प्रेजेंस इन दिल्ली रिस्क स्टेलिंग क्रूशियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि अगर वो दिल्ली में ही रहते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। And no timeline has been set for the 3-member inquiry committee investigating the allegation। आप जानते हैं इन हाउस कमेटी लग चुकी है, शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया है कि कब तक आपको ये कंप्लीट करके देना है, कब तक आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। While hearing a plea for an FIR against the judge, the CGI dismissed it as a premature, stating that any decision on criminal proceedings or a parliamentary reference for removal would depend on the inquiry's finding। मीनवाइल इसी दौरान जो आपकी जो प्ली को सुनते हुए जो FIR हुई है जज के खिलाफ, CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ये प्रीमेच्योर डिसीजन नहीं है, और इसके बाद में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा या वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, वो सब तभी होंगी जब आपकी इंक्वायरी हो जाएगी, वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसी के बाद में आगे किया जाएगा। मीनवाइल इसी दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रेस रिलीज में ये बात ओपन कर दी, डिस्क्लोज करना मीन्स किसी चीज़ को एक्सपोज करना, जो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हैं उनको क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया है कि टू रिफ्रेन फ्रॉम असाइनिंग जस्टिस वर्मा एनी जुडिशियल वर्क फॉर नाउ। रिफ्रेन करना मीन्स अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना, प्रोहिबिट, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस रिलीज है उसमें ये बात को उन्होंने बोला है कि CGI को, जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये बात बता दी गई है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनको अभी किसी भी प्रकार का जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाए। द डेवलपमेंट हैज़ ऑल्सो रीइग्नाइटेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। अब ये जो बातें हो रही हैं, ये जो सारा कुछ सिस्टम हो रहा है, इसने इग्नाइट कर दिया, मतलब किसी चीज़ को और आग लगा दी है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, यानी NJAC को लेकर। जब आपके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनकर, उन्होंने बोला कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, चीज़ें अलग होती, हैड द टॉप कोर्ट नॉट स्ट्रक डाउन द हिस्टोरिक लेजिस्लेशन एस्टैब्लिशिंग द NJAC। तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैं उन्होंने क्या बोला कि थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, चीज़ें अलग होती यदि जो टॉप कोर्ट है उन्होंने NJAC को स्ट्रक डाउन नहीं किया होता। तो इसी से अब आगे और बात हो रही है कि क्या NJAC वापस आ सकता है, क्या कॉलेजियम सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then subscribe it, share it, like it, and join the Telegram. There I will send you the article and vocabulary. Thank you.